विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से आज हम कक्षा 6 में गणित विषय के अंतर्गत उपविषय रेखा गणित में कोण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कोण होता क्या है, कोण की अवधारणा क्या है। आप जानते हैं कि पुरानी कक्षा की अगर बात करें तो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर हम सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो उसे पूरब दिशा कहते हैं। उसके पीछे आपकी पश्चिम दिशा होती है, दाएं में उत्तर दिशा होती है, बाएं में दक्षिण दिशा होती है। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको है। अब दो दिशाओं के बीच में हमेशा कुछ जगह होती है, तो ये जो जगह होती है इसको हम कोण कहते हैं। कोण की अवधारणा आप इसे एक तरीके से और ऐसे समझिए। मान लीजिए दो पेन है हमारे पास, हमने इस तरह से इनको रखा है, तो इनके बीच ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। इसको अगर हम बोर्ड पर देखें तो इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए ये O एक बिंदु है, ये एक किरण है OA और ये एक किरण है OB। OA और OB दो किरण है आपके पास। इसमें आप देखते हैं कि दोनों किरणों के बीच में कुछ भाग है। इस भाग को आप क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? कोण। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें गणित की भाषा में कि अगर दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनसे बनने वाला भाग कोण कहलाता है। दूसरी बात कि दोनों रेखाओं का अंत बिंदु एक ही है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको कोण क्या है। अब इसके अभ्यंतर और बहिर्भाग की बात करते हैं। कोण का अभ्यंतर तथा बहिर्भाग। देखिए नाम में ही छिपा है इसके अभ्यंतर तथा बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब अंदर, बहिर्भाग मतलब बाहर। आप इसी में बात करें, अगर इस चित्र में ही बात करते हैं, मान लीजिए ये बिंदु लेते हैं हम यहाँ पर C, ये बिंदु लेते हैं यहाँ पर D, ये बिंदु बाहर ले लेते हैं E, ये बिंदु बाहर ले लेते हैं G, या एक बिंदु यहां भी ले लेते हैं रेखा पर, ये ले लेते हैं H। तो आप देख रहे हैं ये OA और OB दो किरणों के बीच में कोण बना है। इस कोण के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, बिंदु लिखे हैं C और D, ये इस कोण का अभ्यंतर कहलाते हैं। और जो बाहर लिखे हैं बिंदु E और G, ये इसका बहिर्भाग कहलाते हैं। और जो बिंदु रेखा पर है ये बिंदु ही कहलाता है। ठीक है, इसे आप ना तो अभ्यंतर कह सकते हैं ना बहिर्भाग कह सकते हैं। ये कहते हैं कि जिस रेखा से कोण बन रहा है उसी पर यह बिंदु स्थित है। यह OA पर भी हो सकता है, OB पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? कोण क्या होता है और उसका अभ्यंतर और बहिर्भाग कैसा होता है। अब हम कोणों की तुलना करते हैं। नंबर 3 क्या आता है? आप कोणों की तुलना। मान लीजिए ये एक आपके पास है कोण A, ये आपके पास है कोण B, ये आपके पास है कोण C। आप चित्र में देख रहे हैं कि कोण A, कोण B, कोण C, 3 कोण हमने लिए हैं। तो आप इसमें आराम से देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। आप देखते हैं कोण A कोण B से छोटा है, कोण A छोटा है कोण B से। और देखते हैं कि कोण B छोटा है कोण C से, और कोण A छोटा है कोण C से। आप देख पा रहे हैं कि A जो है B और C से छोटा है, या ये कह सकते हैं कि C जो है B से भी बड़ा है, A से भी बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये तो बहुत आसान था, यहां आपको अंतर नजर आ रहा है। आपने साफ साफ देख लिया कि ये हमें कम
झुका हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कम अंश का कोण बना रहा है, ये दो सीधी रेखाएं हैं ये ज्यादा अंश का कोण बना रहा है, ये दोनों के बीच में जो कोण है तीसरा ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास चित्र इस तरह से हो, मान लीजिए ये है कोण 1, बहुत ही हल्का सा अंतर हो, ये है आपके पास कोण 2 और ये है आपके पास कोण 3। इसमें आप इस तथ्य को नहीं लगा सकते, इसमें आपको देखने से प्रतीत हो रहा है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 में कोण 2 और 3 लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? चांदे की। आपने पिछली कक्षाओं में जब रेखा गणित पढ़ा होगा तो आपने चांदे का प्रयोग किया होगा। चांदा क्या होता है? अब ये जो चित्र है इनको नापने के लिए चांदे की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आगे चांदा होता क्या है। चांदा क्या होता है? चांदा आपका एक अर्धवृत्ताकार आकृति होती है, इस तरह की होती है। इसमें आपके इस तरह से भाग बने हुए होते हैं और ये पूरे भाग जो होते हैं आपके 180 अंश का होता है ये पूरा, और एक भाग का जो मान होता है वो आपका 1 अंश होता है। ये पूरा अर्धवृत्ताकार भाग जो है ये किस में बटा होता है? 180 भागों में। इससे आप नापते कैसे हैं किसी कोण को? मान लीजिए ये कोण है आपका OA, ये है आपका OB, OA OB। इस कोण को आपको नापना है तो आप क्या करते हैं? इस चांदे का ये मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को आप यहां रखते हैं O पर, और ये बिल्कुल सीधी रेखा इसके संपाती करते हैं, और ये रेखा इस पर जहां भी जाती है, मान लीजिए यहां आती है और यहां पढ़ते हैं 60 अंश, तो ये क्या बन जाता है आपका 60 अंश या 50 अंश या 40 अंश, जो भी है आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चांदा होता है और चांदे से हम कोण को नाप सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हमने कोण को समझ लिया है, कोण होता क्या है, कोण को नापते कैसे हैं, ये भी हमने देख लिया, चांदे की सहायता से नापते हैं। अब हम देखेंगे कुछ कोणों के प्रकार होते हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल कोण होते हैं। तो देखिए कोणों के प्रकार। सबसे पहले बात आती है इसमें शून्य कोण की। शून्य कोण क्या होता है? मान लीजिए ये कोई एक रेखा है OA। कोई रेखा अगर अपने बिंदु के परितः नहीं घूमती है, वो ऐसे ही रहती है, तब यहां बनने वाला कोण क्या कहलाता है? ये शून्य कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, नंबर 2 की बात करें, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। यह आपका न्यून कोण कहलाता है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, आपका 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 89 तक आप इसको काउंट कर सकते हैं, वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरी बात आती है समकोण। ये बहुत ही खास होता है समकोण। समकोण का सीधे से मतलब है कि 90 अंश का कोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तब उनके बीच जो बनता है कोण वो 90 अंश का होता है। मान लीजिए ये OA है, ये
OB है। तो इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। और इस कोण का जो नाम होता है वो क्या होता है? समकोण। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है आपका? ये इस तरह से बनता है। इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। 90 से अधिक 91 से 91 से शुरू करके 179 तक जितने भी कोण हैं ये सब अधिक कोण कहलाते हैं आपके। फिर आता है आपका ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? जो कोण 180 अंश का होता है। ये O बिंदु है, यहां से आपने चलना शुरू किया और यहां पहुंच गए, ये 180 अंश का कोण होता है। तो आप इसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। वृहत कोण। अगला भाग क्या कहलाता है? वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? जो 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो। ये देखिए, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये 180 अंश से अधिक है लेकिन 360 अंश से कम है। तो ये क्या कहलाता है आपका? वृहत कोण। वृहत कोण के बाद बात आती है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कैसे बनता है? देखिए, ये O बिंदु है, ये एक रेखा है। कोई रेखा जब यहां धनात्मक अक्ष से चलनी शुरू हुई और वापस अपनी ही स्थिति में आ गई पूरा एक चक्र पूरा करने के बाद, तब यह पूरा जो कोण कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका? संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण होता है आपका 360 अंश का। तो आपने इन सभी कोणों में देखा, एक तो समकोण 90 अंश का होता है, ऋजु कोण 180 अंश का होता है, संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ये तीन कोण बहुत खास होते हैं। बाकी न्यून कोण में आप क्या कह सकते हैं? 0 से 90 तक कुछ भी है, 1 2 3 4 5, 0 से लेके 89 तक कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही अधिक कोण में, ऐसे ही वृहत कोण में। लेकिन ये तीन कोण हमारे बहुत खास होते हैं, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और संपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके कोणों के प्रकार थे। आपने जाना कि कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर कोण युग्म की बात करें, आपने कोण जान लिया कोण क्या होता है, अब युग्म की बात करते हैं। युग्म से मतलब होता है जोड़ा। कोणों के जोड़े बनाते हैं हम इसमें। देखिए, सबसे पहले बात आती है इसमें आसन्न कोण। आसन्न कोण होता क्या है? यदि दो कोणों की एक उभयनिष्ठ रेखा हो, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। अब दो कोण हैं आपके पास, कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी। आप इन दोनों में देखते हैं, ओ बी जो है इन दोनों कोण की उभयनिष्ठ रेखा है और इनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। जब दो कोणों में शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक रेखा उभयनिष्ठ हो, तब दोनों कोण कैसे कोण कहलाते हैं? आसन्न कोण। ठीक है बच्चों, तो उभयनिष्ठ जो रेखा है इसके विपरीत दोनों रेखाएं से कोण आपके
बनते हैं। तो ये अगर इसको नाम दे दें, अगर नाम 1 और 2 दे दें तो आप सीधे सीधे कहेंगे कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण है। दूसरी बात करते हैं इसमें रैखिक युग्म क्या होता है कोणों का। रैखिक से मतलब यहां सरल रेखा से है। अगर कोई दो कोण इस तरह से बनते हैं, एक सरल रेखा है आपके पास और एक रेखा बीच में इस तरह से मिलती है, ये मान लीजिए OA है, ये OB है और ये OC है, तो आप देखने से तो कह रहे हैं कि ये दोनों आसन्न कोण हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों जो रेखाएं हैं, उभयनिष्ठ रेखा के अलावा जो हमारी दोनों रेखाएं हैं वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी तो ये क्या करेंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी और उसका नाम क्या जानते हैं आप, ऋजु कोण या सरल कोण। तो सरल को हिंदी में रैखिक भी कहते हैं, ठीक है, एक रेखा में है तो इसलिए ये कोण क्या बनाता है आपका, रैखिक युग्म बनाता है। रैखिक युग्म आसन्न कोण कह सकते हैं, लेकिन आसन्न कोण को रैखिक युग्म नहीं कह सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इन दोनों में कि कोई भी रैखिक युग्म आसन्न कोण हो सकता है, लेकिन आसन्न कोण को रैखिक युग्म नहीं कह सकते। अर्थात दूसरे शब्दों में रैखिक युग्म की अगर बात करें तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं। अब इसी पर आगे बात करते हैं। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं और समपूरक कोण। दो तरह के कोण होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझेंगे, सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण का एक नाम और भी होता है पूरक कोण। पूरक कोण भी आप इसे कह सकते हैं। कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो। मान लीजिए कोण A जमा कोण B ये बराबर 90 अंश है, तब A और B एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। तब कोण A व कोण B एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक या पूरक, पूरक भी कह सकते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इसको अगर चित्र की सहायता से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं अभी समपूरक कोण को। देखिए ये मान लीजिए एक रेखा है, ये मान लीजिए 60 अंश है, सॉरी 45 अंश है, ये भी कितना है 45 अंश है। तो इन दोनों का योगफल कितना है 90 अंश है। तो ये दोनों कोण कैसे कहलाए, कोटि पूरक। और ले सकते हैं 30 अंश व 60 अंश, ये भी कैसे होंगे कोटि पूरक कोण होंगे। 40 अंश व 50 अंश, ये भी कैसे होंगे कोटि पूरक। तो आपने क्या देखा कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो जाए तो क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाते हैं। समपूरक कोण की बात करें, समपूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं।
कैसे कोण कहलाते हैं? संपूरक कोण। चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक 30 अंश का कोण है और ये 150 अंश का कोण है, तो 150 प्लस 30 कितना हो जाता है? 180 अंश। ठीक है, 60 हो सकता है, 120 अंश हो सकता है। 60 अंश व 120 दोनों का योगफल कितना आता है? 180 अंश आता है। तो ये भी कैसे है? संपूरक कोण है। 40 अंश हो सकता है, 140 अंश हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने दो चीजें देखी, कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों। तो अब देखिए, एक बात और समझिए, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि वो एक कोण आपको दे देगा, कहेगा कि दो कोण कोटि पूरक कोण है, एक कोण का मान 30 अंश है, तो दूसरा कोण बताइए। तो क्या करेंगे आप जानते हैं कि कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो आप क्या करेंगे, एक कोण आपको दिया है तो उसको 90 अंश में से आप घटा देंगे, तो दूसरा कोण आपके पास ज्ञात हो जाएगा। सेम कार्य आप संपूरक कोण के साथ करेंगे। अगर आपको ये कहा जाता है कि दो कोण जो कि संपूरक है और जिनमें से एक की माप 50 अंश है, तो दूसरे की माप क्या बताएं, कैसे ज्ञात करेंगे? 180 अंश में से आप उसको घटा देंगे तो आपका दूसरा कोण ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है? 180 अंश है। अब देखिए, आपने अभी देखा था कि हम कोण को चांदे की सहायता से मापते हैं, चांदे की सहायता से हम कोई भी कोण बना सकते हैं। अब हमारे पास कुछ खास कोण ऐसे होते हैं जिनको हम बिना चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कोण बनाना सीखिए आप। विभिन्न माप के कोण प्रकार और पटरी की सहायता से बनाना। पटरी की सहायता से बनाना। देखिए, सबसे पहले 60 अंश की बात करते हैं। अगर आपको 60 अंश का कोण बनाना है तो प्रकार और पटरी की सहायता से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए इस तरह से। ये बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए O है। प्रकार में कुछ दूरी लीजिए, अपनी मर्जी से कितनी भी दूरी लीजिए, और एक इस तरह से चाप लगाइए। इस तरह से दूरी ली और एक इस तरह से चाप लगा दिया हमने। और जितनी दूरी ये ली थी, अब इसको बिंदु मान लीजिए और उतनी दूरी से इसको कट कर दीजिए। तो ये आपका जो कटान बिंदु मिला है, इसको O बिंदु से मिलाकर बढ़ा दीजिए। ये आपका 60 अंश का कोण ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, एक रेखा खींची आपने, मान लीजिए OA है। ठीक है, प्रकार को O बिंदु पर रखिए और कुछ दूरी लेकर एक चाप इस तरह से लगा दीजिए, और जितनी दूरी आपने प्रकार में ली है उतनी ही दूरी रखिए। प्रकार को इस बिंदु पर रखिए और इस पहले चाप को कट कर दीजिए। इसको O बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। तो ये इस तरह से जो कोण मिलेगा आपको, वो 60 अंश का कोण मिलेगा। दूसरी बात 120 अंश की आती है। अगर 120 अंश का कोण बनाना हो तो फिर से यही काम कीजिए। आप एक रेखा खींचिए इस तरह से OA, प्रकार में कुछ दूरी लीजिए और चाप लगाइए। इस तरह से आपने चाप लगा दिया। जितनी दूरी से चाप लगाया है, फिर से यहां रखिए, एक चाप लगा दीजिए। फिर प्रकार को यहां रखिए और दूसरा चाप लगा दीजिए। अभी देखिए, पहले वाले में हमने क्या किया था? एक चाप लगाया था। एक चाप लगाने से आपको पता चल गया है कि 60 अंश का कोण मिलता है। तो अब 120 अंश का बनाना है, तो 60 और 120 दोनों 60 को कहें आप कि 60 जो 120 का आधा है, या 120 60 अंश का दुगना है, तो आप दो चाप लगा दीजिए। दो चाप लगाएंगे तो यहां आपका कटान बिंदु आएगा, इसको आप इससे मिला दीजिए। ये OB रेखा प्राप्त हो गई। ये कोण कितना बन गया आपका? 120 अंश का। ऐसे ही अगर 180 अंश की बात करें तो आप क्या करेंगे? एक रेखा इस तरह से खींचिए आप। 180 अंश को अगर 60 से भाग देंगे 3 आता है, तो इससे पता चला आपको कि 3 चाप लगाएंगे। उतनी ही दूरी से आपने एक चाप लगाया इस तरह से।
पहले इसको यहां पर रखकर एक कट लगा दिया आपने, यहां रखकर दूसरा कट लगा दिया और यहां रखकर तीसरा कट। इसको आप इससे मिलाकर बढ़ा देते हैं, तब ये पूरा कोण आपका क्या मिल जाता है, 180 अंश। इस तरह से आप 60 अंश का आधा कर सकते हैं। अगर फिर अर्धक की बात करें, ठीक है, अगर आपको 30 अंश का कोण बनाना है तो 60 का बनाना आप जानते हैं, तो अर्धक कैसे करेंगे कि आप यहां प्रकार रखिए, कुछ दूरी लीजिए, एक चाप लगाइए, यहां प्रकार रखिए, कुछ दूरी लीजिए, एक चाप से इसको काट दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस 60 अंश का अर्धक हो जाएगा। अर्धक मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये कोण आपका 30 अंश हो जाएगा और ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, 30 अंश। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के कोण बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रश्न देखते हैं इस पर। प्रश्न है आपका प्रश्न 1, 60 अंश, 120 अंश, 130 अंश के संपूरक कोण ज्ञात करें। अभी मैंने आपको बताया संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे उत्तर, 60 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 60 अंश, कितना आ जाता है, 120 अंश। ऐसे ही आप 120 अंश का ज्ञात कर सकते हैं, 180 माइनस 120 60 आ जाएगा, 180 माइनस 130 50 आ जाएगा। बाकी दोनों आप कर सकते हैं। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे कोण दिए गए हैं 0 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 110 अंश, 180 अंश, 210 अंश, 360 अंश को माप के आधार पर बताइए। ये हमें माप दी हुई है, हमें बताना है कि किस तरह का कोण है। तो आप इसमें देखेंगे 0 अंश लिखा हुआ है। आप जानते हैं 0 से 90 अंश तक आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो 0 अंश क्या कहेंगे आप, न्यून कोण है। सॉरी, ध्यान दे बच्चों, 0 अंश तो आपका शून्य कोण होता है। 0 से अधिक होना चाहिए न्यून कोण। 0 से अधिक कौन सा है आपका, 30 अंश, 90 से कम है, यह न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण 90 अंश, 90 अंश क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे समकोण। 110 अंश, ये 90 अंश से ज्यादा जा रहा है, 180 अंश से कम है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अधिक कोण। 180 अंश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऋजु कोण। अभी बताया था मैंने आपको 180 अंश का सीधा कोण बनता है रेखा पर, तो ये ऋजु कोण। 210 अंश की बात करें तो ये 180 अंश से ज्यादा है, 360 से कम है, यह आपका बन जाता है वृहत कोण। और 360 अंश को तो आप क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। ये तो पहले भी परिभाषा में मैंने आपको बताया कि संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, ऋजु कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, और देखिए अगर कोटि पूरक की बात करें, प्रश्न 3 की बात करते हैं। तीस अंश, 40 अंश, 50 अंश के कोटि पूरक
कोण बताइए। तब आपका क्या होगा इसमें उत्तर? देखिए, आप जानते हैं कि कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योगफल 90 अंश होता है। तो 30 अंश का कोटि पूरक इसको 90 में से आप घटा देते हैं। 90 माइनस 30 क्या हो जाता है आपका? 60 अंश हो जाता है। ठीक है, बाकी दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और देखिए कि संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्त्यों में विभाजित किया जा सकता है? संपूर्ण कोण आपका कितना होता है? 360 अंश। इसको 60 अंश के कितने अपवर्त्यों में विभाजित कर सकते हैं? 360 को 60 से भाग दे दीजिए। कितने भाग आ जाएंगे? 6। तो संपूर्ण कोण को 60 अंश के 6 अपवर्त्यों में विभाजित किया जा सकता है। और अगर हम ऑरली क्वेश्चन पूछें तो बच्चों क्या होगा? न्यून कोण का संपूरक कोण। अब न्यून कोण है 0 से 90 तक कुछ भी हो सकता है, और संपूरक कोण क्या होता है आपका? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, तो न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। ऐसे ही न्यून कोण का अगर कोटि पूरक कोण पूछे तो क्या होगा? न्यून कोण ही होगा। न्यून कोण का कोटि पूरक कोण की बात कर रहा है वो। जैसे कि आप देख रहे हैं 30 अंश भी आपका क्या है? न्यून कोण है। कोटि पूरक निकालने के लिए आपने इसको 90 में से घटा दिया, 60 अंश आ गया। 60 अंश भी आप देखते हैं न्यून कोण है, तो न्यून कोण का कोटि पूरक न्यून कोण ही रहा। ठीक है, एक समकोण का अगर संपूरक कोण ज्ञात करें तो समकोण का तो समकोण ही होता है, क्योंकि दो समकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। और अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कोण के बारे में समझा। कुछ बातें मैंने आपको कहा करने के लिए, ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको समझने के बाद। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सब बहुत अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।